तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स का। सो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ का, ज़्यादातर इनकी एज होती है बिलो 30 ईयर्स, ये 30 ईयर्स के नीचे होते हैं और ये काफ़ी इनमें वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी थिन और लीन पेशेंट होते हैं। इनका जो ऑनसेट होता है टाइप 1 डायबिटीज़ का वो एकदम एब्रप्ट होता है और रैपिड बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करती है डिसीज़। और इसमें जो पैनक्रेटिक आइलेट सेल जो लैंगरहैंस के होते हैं वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे। उसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा इंसुलिन लो भी हो जाता है और कभी-कभी एब्सेंट भी मिलता है, इंसुलिन लेवल्स बिल्कुल कम हो जाता है इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में। इसके बाद क्लासिकल सिम्पटम्स रहते हैं इसमें पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया क्लासिकली प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं इंसुलिन देने से। और इनका जो रिस्पांस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से बहुत पुअर होता है, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत जल्दी हो जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और इनमें फैमिली हिस्ट्री जो डायबिटीज होती है वो यूजुअली एब्सेंट रहती है। इसके बाद इनमें अदर ऑटोइम्यून डिजीज जैसे विटिलिगो हो गया, सीलिक डिजीज हो गया, हाशिमोटो थायराइडाइटिस होते हैं, तो वो सब प्रेजेंट रहता है, अदर ऑटोइम्यून डिजीज का एसोसिएशन रहता है। इसके बाद एचएलए DR3 और DR4 रहता है मोर देन 90% केसेस में इनमें। और इसमें क्या होता है कि जो सी पेप्टाइड होता है वो लेवल इसके डिसअपीयर हो जाते हैं बॉडी में और इसमें हाई मोर्टेलिटी होती है अगर हम इनको ट्रीट ना करें। तो चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। इसमें ये जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ये आफ्टर 30 ईयर्स हमें देखने को मिलता है और ये ओबीज और ओवरवेट पर्सन होते हैं, ओबीज और ओवरवेट। और इसका ऑनसेट होता है वो इंसीडियस होता है, धीरे धीरे होता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है ये डिजीज। और इसमें जो पैनक्रेटिक आइलेट सेल है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जैसे कि टाइप 1 में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है, इसमें नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। और इसमें प्लाज्मा इंसुलिन लेवल नॉर्मल से हाई मिलता है। इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया जो क्लासिकल सिम्पटम होते हैं ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि टाइप 1 में देखने को मिलते हैं। इसके बाद इनका जो रिस्पॉन्ड होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से अच्छा रहता है। इंसुलिन थेरेपी भी रिस्पॉन्ड करती है, रेजिस्टेंस जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो जाता है तो वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाता है इंसुलिन थेरेपी से। और इनमें कॉम्प्लिकेशन जिसे कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा, इसमें काफ़ी जल्दी जल्दी होता है। इसके बाद में फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की काफ़ी प्रेजेंट रहती है इसमें। और इसके बाद अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ और ऑटो एंटीबॉडीज इसमें एब्सेंट रहती है। और इसमें एचएलए का भी कोई एसोसिएशन नहीं होता और 50% ये आइडेंटिकल ट्विंस में देखने को मिलता है। इसमें सी पेप्टाइड परसिस्ट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कॉजेज क्या होते हैं पॉलीफेजिया के। सो पॉलीफेजिया में क्या होता है, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एपेटाइट बढ़ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना खाता है। तो इसमें कॉजेज रहता है पॉलीफेजिया का, एक रहता है डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंट को पॉलीफेजिया होता है। इसके बाद थायरोटॉक्सिकोसिस में, ओबेसिटीज़ में, हंग्री इंडिविजुअल वैसे ही उनको ज़्यादा भूख लगता है तो उसमें पॉलीफेजिया होता है। इसके बाद बिंज ईटिंग जिस कंडीशन को कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा, इसमें पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाता है। और कभी कभी पॉलीफेजिया मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में भी होता है। और उसके बाद आप देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉलीडिप्सिया, इसमें पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है। इसमें एक कॉज रहता है पॉलीयूरिया, जितना ज़्यादा यूरिन पास करेगा उतना ज़्यादा उसको पॉलीडिप्सिया होगा पेशेंट को। इसके बाद एक साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया होता है जिसमें कंपल्शन होता है, वाटर एक्सेस वाटर ड्रिंक करता है पेशेंट इसमें। इसके बाद एंग्जाइटी में पॉलीडिप्सिया होता है, टेंशन में, फोबिया में, इन सब में पॉलीडिप्सिया होता है। इसके बाद ओरेटर्स होते हैं जो कि स्पीच देते हैं लॉन्ग आवर्स की, उनको भी पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद कुछ ड्रग्स जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक या एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस भी पॉलीडिप्सिया करती है। कभी कभी क्या होता है कि हैवी प्रोटीन लेने के बाद भी पेशेंट को पॉलीडिप्सिया होता है। अब इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया की, वो देखते हैं। डायबिटीज में क्या होता है कि एक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है कि बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर पाती, वो यूरिन के रास्ते उसको ग्लूकोज जाता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का पीछे वाटर भी जाता है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है पॉलीयूरिया। तो जितना यूरिन बाहर जाएगा उसकी वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है पॉलीडिप्सिया, उतना ज़्यादा पेशेंट पानी पिएगा। सो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया बिकॉज ऑफ ग्लाइकोस यूरिया की वजह से होता है। इसके बाद जब किसी को कंटिन्यूस ग्लाइकोस यूरिया होता है उसकी वजह से क्या होता है कि न्यू ग्लूकोजेनेसिस होती है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से प्रोटीन से जो शुगर बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेस्टिंग होती है मसल्स की, जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है पेशेंट को। इसके बाद क्या होता है कि जब पेशेंट नॉन यूटिलाइज कर पाता है, शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जब हाइपोग्लाइसेमिया की प्रेजेंस में शुगर यूटिलाइज नहीं हो पाती है फॉर एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को वेट लॉस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीफेजिया हो जाता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो ईटिंग करना शुरू करता है बिकॉज उसका बॉडी का शुगर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से एक्सेसिव हंगर पॉलीफेजिया हो जाता है। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स रहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, जिसमें पॉलीयूरिया, इंक्रीज थर्स्ट जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, वेट लॉस होता है और पॉलीफेजिया होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हाइपरग्लाइसीमिया कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा कार्टिकोस्टेरॉइड करता है हाइपरग्लाइसीमिया, इसके बाद थायराइड डायूरेटिक्स, डिजॉक्साइड, डोपिक्सामीन, प्रोटीएज इनिबिटर, क्लोजापीन, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, साइक्लोस्पोरिन, पेंटामिडिन, निकोटिनिक एसिड, अल्फा इंटरफेरॉन, ये सब ड्रग्स करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम कब सस्पेक्ट करेंगे डायबिटीज आउटडोर पेशेंट में, जब हमारे क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होता है जिसमें पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया ये वाले सिम्टम्स होते हैं, या किसी को रिकरेंट अपसेस बन रहा है, बॉयल्स हो रहे हैं, कार्बंकल्स हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो रही है, रिकरेंट यूटीआईज हो रहे हैं, तब सस्पेक्ट करना है। इसके बाद रिकरेंट स्टाइल हो रहा है, रिकरेंट क्लेजियंस हो रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड इमेशिएशन हो रहा है, अनड्यू टायर्डनेस या फटीग हो रहा है जिसका कोई कारण पता नहीं चल रहा है, या फिर डिलेड वाइंड हीलिंग हो रही है, तो इन सब में हमने सस्पेक्ट करना होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। सो डायबिटीज़ आप सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट कहता है कि उसका जो वुंड है उसमें हीलिंग जो है डिलेड हो रहा है, या फिर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर किसी को कैटरेक्ट हो रहा है, बहुत ही अर्ली एज में कैटरेक्ट हो रहा है, या फिर सडन किसी को थर्ड नर्व की पॉलिसी हो गई आइसोलेटेड, या किसी का पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, या फिर किसी का निमोनिया ठीक नहीं हो रहा है उसमें हम डायबिटीज सस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है उसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को जनरलाइज्ड इचिंग, परूराइटिस, या फिर जेनिटल की इन्फेक्शन लाइक बेलानाइटिस, परूराइटिस वल्वे अगर किसी को हो रहा है बार बार तो उसमें भी हम डायबिटीज सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है डायबिटीज़ का प्रेगनेंसी में। सो जो प्रेगनेंसी लेडी होती है उनमें बेबी में फ्लूइड जमा हो जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोएमनियोज, या फिर टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, या फिर मैटरनल में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद डिफिकल्ट लेबर होता है, इनमें रिकरेंट एबॉर्शंस हो जाते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, परपुरल सेप्सिस हो सकता है। तो ये सारा इफेक्ट है डायबिटीज़ का प्रेगनेंसी में। अब देखते हैं डायबिटीज़ का इफेक्ट फीटस में क्या पड़ता है। फीटस प्रीमेच्योर हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, लार्ज बेबी जिसे मैक्रोसोमिया कहते हैं, पोस्टमार्टम हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है बच्चे को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, हाइपरबिलरूनीमिया हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है,
ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है। तो ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं फीटस में। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे केस में क्योंकि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटेशन क्लासिकल है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अदरवाइज यू कैन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम काजेस पता होना चाहिए पॉलीयूरिया के, वो भी डिफरेंशियल में आ सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को रख सकते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ इज ए फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। सो जो ये पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्पेशलिस्ट को, सुपर स्पेशलिस्ट को, विद डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की इनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ। और कॉमन कॉज जो डेथ होता है डायबिटीज़ में वो कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद रीनल फेलियर और लास्ट में इन्फेक्शन की वजह से इनका डेथ होता है। अब जो कॉम्प्लिकेशन जो अर्ली कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की, उसे हम कहते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन इन दी फॉर्म पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमियाज हो सकते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं और एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर। ये सब अर्ली कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। तो चलिए अब देखते हैं कि लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है डायबिटीज मेलाइटिस की। सो सबसे पहले जो होता है लेट कॉम्प्लिकेशन में होता है सर्कुलेटरी एबनॉर्मलिटीज होती है, जिसमें पेशेंट को मैक्रो एंजियोपैथी होता है या फिर माइक्रो एंजियोपैथी होता है। जो माइक्रो एंजियोपैथी होता है उसमें रेटिना की वेसल्स इन्वॉल्व होती है तो उसे कहते हैं रेटिनोपैथी। वैसे ही न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो न्यूरोपैथी, और किडनी जब इन्वॉल्व होती है तो उसे कहते हैं नेफ्रोपैथी। सो ये जो है ये रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी ये माइक्रो एंजियोपैथी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके बाद मैक्रो एंजियोपैथी कॉम्प्लिकेशन होता है जब हार्ट की वेसल्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ये मैक्रो एंजियोपैथी कॉम्प्लिकेशन है। वैसे ब्रेन की जो वेसल्स इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं सेरिब्रो वास्कुलर डिजीज। वैसे पेरिफेरल वेसल जब इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो ये सारी जो है वो मैक्रो एंजियोपैथी कॉम्प्लिकेशन है। और माइक्रो एंजियोपैथी हमारे पास आ गया रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी। इसके बाद जीआई कोई डिसऑर्डर्स होते हैं कॉम्प्लिकेशन में, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटिक फुट हो सकता है, स्किन मैनिफेस्टेशन हो सकती है। इसके बाद मिसलिनियस काजेज होते हैं कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मैलिग्नेंट और टाइटस एक्सटर्ना, एम्फीसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस, राइनो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया और प्लेटल एग्रीगेशनल एबनॉर्मलिटीज। ये लेट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की। अब देखते हैं कि ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले नॉन रेटिनोपैथी कॉम्प्लिकेशन देखेंगे ऑकुलर में। इसमें पेशेंट को रिकरेंट स्टाई होता है, रिकरेंट क्लेजियंस होते हैं, साइंस ऑफ डिस्लिपिडेमिया इन द फॉर्म ऑफ कॉर्नियल आर्कस होता है, ज़ैंथिलाज्मास होते हैं, एंटीरियर यूवेइटिस होता है जिसको हम हाइपोपियन भी कहते हैं। इसके बाद रूबियोसिस आइराइडिस होता है जिसमें माउथ हिटन अपीयरेंस होती है आइरिस की। इसके बाद सूडो अर्जाइल रोबर्टसन प्यूपिल होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस बिकॉज ऑफ एरर ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से ये फ्रीक्वेंट ग्लासेस इनके चेंज होते हैं। इसके बाद इनको कैटरेक्ट होता है स्नोफ्लेक, जो कि स्पेसिफिक है डायबिटीज़ का। इसके बाद सेनाइल कैटरेक्ट होता है जो एसिलेटेड सेनाइल कैटरेक्ट होता है इनमें। इसके बाद ग्लूकोमा हो सकता है पेशेंट को। थर्ड, फोर्थ और सिक्स नर्व क्रेनियल पॉलिसीज भी नॉन रेटिनोपैथिक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। तो अब देखते हैं कि रेटिनोपैथी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती है डायबिटीज़ में। इसमें सबसे पहले जो रेटिनोपैथी होती है वो नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होती है और प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होती है। तो नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी में क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी हो जाती है, कैपिलरी की परमिबिलिटी बन जाती है। इसके बाद कैपिलरी क्लोजर हो सकता है और कैपिलरी की डायलेटेशन भी हो सकती है। इसके बाद माइक्रो एनेरिज्म्स होते हैं जो कि अर्लीस्ट चेंज होती है, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी से, जिसको हम डॉट्स भी कहते हैं, माइक्रो एनेरिज्म को हम डॉट्स भी कहते हैं। इसके बाद एट्रोवीनस शंट्स मिल सकते हैं, वीनस डायलेटेशन मिल सकती है। इसके बाद हेमरेजेस हो सकती है जो कि डीप लेयर होती है रेटिना में, वहाँ पे हेमरेजेस मिलती है जिसके हम ब्लॉट्स भी कहते हैं। इसके बाद हार्ड एक्सुडेट्स मिल सकते हैं, हार्ड एक्सुडेट्स मिलते हैं बिकॉज उसमें क्या होता है कि प्रोटीन और लिपिड्स का लीकेज होता है डैमेज कैपिलरीज में, और ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है डायबिटीज मेलाइटिस का हार्ड एक्सुडेट्स। इसके बाद कॉटन वूल स्पॉट्स मिल सकते हैं जो कि सुपरफिशियल एक्सुडेट्स होते हैं, जो कि बनते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, और ये यूजुअली देखा जाता है जब डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन होता है तभी हमें कॉटन वूल स्पॉट्स मिलते हैं। अब यहाँ देखिए कि डॉट्स एंड ब्लॉट्स किसे कहते हैं। जो डॉट्स होता है वो माइक्रो एनेरिज्म होता है जो भी हमने देखा। इसके बाद ब्लॉट्स जो होता है वो हेमरेज होता है। सो माइक्रो एनेरिज्म और हेमरेज को हम कलेक्टिवली कहते हैं डॉट्स एंड ब्लॉट्स। इसके बाद होता है कि प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होती है जिसमें क्या होता है कि न्यू वास्कुलराइजेशन होता है। न्यू वास्कुलराइजेशन होता है इसमें नई वेसल्स बनती हैं, जब रेटिना का इस्कीमिया होता है तभी रेटिना में नई वेसल्स देखने को मिलता है जिसे कहते हैं न्यू वास्कुलराइजेशन। इसके बाद प्री रेटिनल हेमरेजेस हो सकता है जिसे सब हाइड हेमरेज भी कहते हैं। इसके बाद रेटिनाइटिस प्रोलिफरेंस हो सकता है, पिट्रल हेमरेज हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट्स हो सकते हैं। तो ये प्रोलिफरेटिव कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। अब देखते हैं कि माइक्रो एनेरिज्म के और कौन से कॉज है डायबिटीज के अलावा। इसके अलावा हमारे पास होता है सिस्टिक हाइपरटेंशन में भी माइक्रो एनेरिज्म मिलते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जिसे एसएलई कहते हैं उसमें भी मिलते हैं माइक्रो एनेरिज्म। इसके बाद हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम और कोर्स डिजीज, इनमें भी माइक्रो एनेरिज्म मिलते हैं। जो माइक्रो एनेरिज्म होते हैं वो हॉलमार्क होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। इसके अलावा न्यू वास्कुलेशन डायबिटीज़ के अलावा और कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं सिकल सेल रेटिनोपैथी में, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन और ईल्स डिजीज में भी मिलते हैं न्यू वास्कुलराइजेशन।